हेलो नमस्कार आप सभी प्यारे साथियों को। मैं आपका भाई विवेक पांडे। सुबह की राम राम सबको भाई। स्वागत और अभिनंदन है आप सबको। सीखो सीरीज में आप सभी के मध्य में उपस्थित हूँ। अपनी उपस्थिति दर्ज कराने आ गया हूँ, तो आप लोग भी आ जाइए फटाफट से, ताकि हम लोग शुरू कर पाएँ अपनी आज की प्यारी सी क्लास को। आ जाओ सब लोग मेरे लाल, फटाफट से आ जाओ, जल्दी जल्दी से शुरू कर देते हैं अपनी आज की श्रृंखला को। सब लोग जल्दी जल्दी से आ जाइए, ग्रुप में कर लीजिए शेयर। और यूपी पीसीएस आरओ और बीईओ 2026 के लिए हम अपनी इस सीरीज में आपका स्वागत करते हैं। सुबह की राम राम। 10 बज चुके हैं और 10 बजे का मतलब होता है कि सीखो सीरीज हिंदी की प्यारी वाली कक्षा। और मैं आपका भाई विवेक पांडे और आप सब लोग बस ये 1 घंटा और पूरी ईमानदारी से ये जो मिठाई बढ़ रही होती है बस इसका सेवन करना है और इत्मीनान से रहना है, मस्त रहना है, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। रोज 1 घंटे इस मिठाई खाना है और ये बिना शुगर की है, ठीक है। इससे शुगर की रोग आपको नहीं होते। ये जो पीडीएफ आपको मिलेगी तो इसमें जो लिंक्स है ना, ये डायरेक्ट क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं मुझे, ठीक है। ये क्लिकेबल होते हैं। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इस पेज का। यहाँ से आप मुझे टेलीग्राम पर और यहाँ से आप मुझे इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं। इसको इसलिए ज्वाइन कर लेना चाहिए क्योंकि आगे चल के आपको निबंध लिखना है, तो निबंध के संदर्भ में जो लेख होते हैं वह महत्वपूर्ण लेख और उसका विवरण मैं आपको भेजा करता हूं। कई बार लेख भेजता हूं, कई बार उससे संबंधित विवरण आपको भेज देता हूं, तो ये आपके बहुत काम के होते हैं। साथ ही करंट अफेयर की कुछ मामलों पर मैं यहाँ पर भी चीजें भेज दिया करता हूँ, सर भी भेज दिया करते हैं, ठीक है। और जो है यहाँ पर आपके लिए कुछ हैंड रिटन नोट्स हैं, कुछ पीडीएफ्स हैं, वो आपके बहुत काम की हैं। अगर आप खोजी प्रवृत्ति के होंगे तो खोज लेंगे, आपको पूछना मांगना जांचना नहीं पड़ेगा किसी से, आप खुद ही खोज लेंगे और खोज करके अपना काम कर ले जाएंगे, ठीक है। और साथ ही यहाँ पर सारे अपडेट्स आपको मिलते रहते हैं, तो सारे अपडेट्स आपको मिलेंगे एकदम सही टाइम पर और सही अपडेट्स मिलते हैं, फर्जी अपडेट्स नहीं मिलते हैं, ठीक है। साथ ही ये है आपके लिए एक माध्यम कि अगर आप बातचीत करना चाहते हैं या कोई काउंसलिंग चाहते हैं या कोई दुविधा में फंसे हुए हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, इस कंडीशन में क्या करना चाहिए, ऐसे कंडीशंस में क्या करना चाहिए, तो ये इंस्टाग्राम है, यहाँ से आप मुझसे डायरेक्टली बातचीत कर सकते हैं। और हमारी आपकी यहाँ पर बातचीत में 6 घंटे से 24 घंटे के बीच के फासले में आपको रिप्लाई जरूर मिल जाता है। अब आपके सामने स्क्रीन पर है पहला सवाल। इत्मीनान से 40 मिनट जरा कायदे से एक एक सवाल पर काम करेंगे। देखिए, जिसमें बड़े जंगली जानवर रहते हैं उसके लिए एक शब्द बता दीजिए। जिसमें बड़े जंगली जानवर रहते हैं उसको मैदान कहते हैं, घोंसला कहते हैं, कंदरा कहते हैं या दलदल कहते हैं। बड़े जंगली जानवर जहां रहते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो बड़े जंगली जानवरों के रहने का स्थान जो होता है उसे क्या कहते हैं? गुफा या कंदरा। बड़े जंगली जानवर भी यही रहते हैं कंदरा में। अमूमन मनुष्य भी गुफाओं में जाकर के कई बार ध्यान इत्यादि की प्रक्रिया में उतर जाता है ना। तो यहाँ पर जो है मैदान नहीं है, घोंसला भी नहीं है। चिड़ियों के रहने का स्थान घोंसला कहलाता है, बल्कि चिड़ियों के रहने का स्थान घोंसला। ठीक है। दलदल कोई कीचड़ और पानी के मिश्रण से बना हुआ एक ऐसा स्थान जो अपने आप व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित करता है, खींचता है, वो दलदल है। तो यहाँ पर सी फॉर चंडीगढ़ इज द राइट आंसर। सी विकल्प बिल्कुल ठीक है। आज आप लोगों की संख्या थोड़ी सी कुछ कम दिख सकती है क्योंकि आज हो सकता है कुछ बच्चे सीटेट का एग्जाम वगैरह भी देने गए हों, है ना। कौन कौन गया है देने पेपर, है ना। पेपर देने गए होंगे कुछ बच्चे, इसलिए भी संभव है कि आप लोगों की संख्या कुछ कम दिखाई पड़े, है ना। आज है बड़े स्तर पे विद्यार्थी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए तैयारी करते रहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और प्लान बी के तौर पर भी बहुत से पीसीएस के विद्यार्थी इसको देखते हैं और सबसे ज्यादा विद्यार्थी पीसीएस के चयनित भी होते हैं शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में। जो मेरा अनुमान है और सबसे ज्यादा यही बच्चे चयनित होते हैं, पीसीएस वाले ही जो तैयारी करते हैं। मतलब पीसीएस की तैयारी में अमूमन बच्चा इतना परिपक्व हो जाता है, इतना समझदार हो जाता है ना कि फिर कोई एग्जाम उससे बचता है नहीं। अगर उसको सरकारी नौकरी उसके किस्मत में है, और प्लस उसने किस्मत से ज्यादा जरूरी क्या है कि उसने सरकारी नौकरी के पीछे अपने आप को खपाने का मन भी बना लिया है कि अरे नहीं मिलोगी तो जाओगी कहाँ, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, कहाँ जा सकती हो तुम सरकारी नौकरी, मैं तुम्हें प्राप्त करके ही दम लूंगा। तब इस कंडीशन में भी उस बच्चे को नौकरी मिल जाती है ना। हाँ, उसको प्रयास करते रहना चाहिए बस। आइए सवाल नंबर 2। कही हुई बात को फिर से कहना।
देखिए यहाँ पर मैं एक एक का उत्तर आपको बताऊंगा। बड़ा अच्छा सवाल है ये, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन भी है और बहुत महत्वपूर्ण भी है, आरओ के दृष्टिकोण से भी, बीईओ के दृष्टिकोण से भी और सीसैट के दृष्टिकोण से भी। यूपीपीएससी में आप 150 नंबर का मेंस आंसर राइटिंग भी करते हैं, उसके दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण खंड है ये। देखिए जरा समझिए, पूर्वाग्रह क्या होता है? पूर्वाग्रह से क्या तात्पर्य है? प्रीजुडिस, किसी व्यक्ति के बारे में, जैसे इसको हम सीसैट में जब पढ़ेंगे अपना इंटरपर्सनल स्किल एंड कम्युनिकेशन, तो वहां पर हम इसको किस रूप में देखेंगे? बैरियर के रूप में देखेंगे। पूर्वाग्रह का मतलब होता है किसी व्यक्ति के लिए एक पूर्वानुमान लगा लेना कि यह व्यक्ति में ये समस्याएं हैं या यह व्यक्ति ऐसा ही है। इस प्रकार की समस्याओं को हम कहते हैं पूर्वाग्रह। और ये है तार्किक, तर्क में इक प्रत्यय के लगने से तार्किक बना है, बस इतना समझिए, बाकी तार्किक बताने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं। अधिक बोलने वाले को वाचाल कहते हैं। पिष्टपेषण का क्या मतलब होता है जानते हैं? वास्तव में पीसे हुए को पुनः पीसना, पीसे हुए को पुनः पीसना। पुनः पीसना, पीसे हुए को पुनः पीसना ही पिष्टपेषण कहलाता है। और दरअसल हमारे यहाँ 3 प्रकार के लक्षण हैं: अभिधा, व्यंजना और लक्षण। ये अभिधा क्या होता है सर? जरा सा इन तीनों लक्षणों को भी समझ लीजिए, बहुत जरूरी है। काव्य के ये 3 लक्षण बताए जाते हैं अमूमन, इन तीनों लक्षणों पर जरा सा प्रकाश डालते हैं, समझते हैं कि क्या होते हैं। अभिधा, यह क्या तात्पर्य रखता है? अभिधा शब्द से क्या तात्पर्य है? यानी किसी शब्द को जैसा कहा जाए वैसा ही, आप ऐसे समझिए, जैसा कहा जाए वैसा ही अभिधा है। अर्थात किसी बात को जैसे कहा जाए उसका अगर हूबहू वैसे ही वही अर्थ निकलता है तो उसको अभिधा कहते हैं। अभिधा शब्द से क्या तात्पर्य है? अर्थात कोई बात जिस तरह से सामने रखी जाए, मानस पटल पर उसका वैसा ही चित्र अंकित हो जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि घड़ी में 10 बजे हैं, तो 10 बजने का मतलब कि सुबह का 10 बजा है तो वो 10 ही बजेगा। इसका ये तात्पर्य नहीं निकलता कि 10:05 हो जाएगा। ये 10:05 का मतलब एग्जैक्ट 10:05, यानी हूबहू वही अर्थ निकले जैसा कहा जाए तो उसको अभिधा कहते हैं। एक बात। दूसरी बात समझिए, एक होता है व्यंजना, एक होता है लक्षणा। लच्छेदार तरीके से किसी बात को कहा जाए, घुमा फिराकर, घुमा फिराकर किसी बात को कहा जाए, मुहावरेदार तरीके से किसी बात को कहा जाए। क्या? मुहावरेदार तरीके से अगर किसी बात को कहा जाए तो वह लक्षणा हो जाता है। क्या तात्पर्य है सर इसका? इसका क्या तात्पर्य है? जैसे कहा जाए नाको चने चबाना, तात्पर्य ऐसे समझिए कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों को नाको चने चबवा दिया। तो इसका ये मतलब तो है नहीं कि झांसी की रानी जी निकली होंगी और उन्होंने एक बुरिया चना लिया होगा और सारे अंग्रेजों के नाक में भर के ऐसे मुक्का मार मार के चबवा रही होंगी बैठा करके। हंसिए मत, मतलब समझिए कि यह कितना हास्यास्पद है कि आप इसका अगर जैसा शब्द लिखा है वैसा ही अर्थ निकालेंगे तब तो इसी प्रकार का अर्थ निकलेगा ना, हास्यास्पद ही।
लेकिन अगर आप समझेंगे कि यह कितना मुहावरेदार और कितना लच्छेदार तरीके से बोला गया है, तो इसमें लक्षणा शक्ति लगी हुई है, यानी किसी भी शब्द की लाक्षणिक शक्ति के आधार पर यह अर्थ निकाला गया है। जैसे कह दिया जाए दांत खट्टे कर देना, तो इसका ये मतलब नहीं है कि कोई व्यक्ति बढ़िया नींबू लिया होगा और जा करके सबके दांत में डाल डाल कर खट्टा कर दे रहा होगा निचोड़ निचोड़ के। यह अर्थ नहीं है, यह लच्छेदार तरीके से, मुहावरेदार तरीके से कही गई बात है। और जो पिष्टपेषण है वह उसी प्रकार का अर्थ दे रहा है, वह लाक्षणिक अर्थ है। यानी जब किसी शब्द का लाक्षणिक अर्थ निकलने लग जाए तो उसमें लक्षणा शब्द शक्ति का संयोग बताया जाता है। ये तीन शब्द शक्तियां हैं। किसी भी शब्द को जब हम बोलते हैं तो उसमें यह शक्ति होती है कि वह इस तीन प्रकार के रिएक्शंस करे। आप इसको ऐसे ही समझिएगा जैसे मैं बता रहा हूं। काव्य शास्त्र में उतर के समझेंगे तो बहुत कठिन हो जाएगा और पल्ले भी नहीं पड़ेगा। तो इसलिए इसको सरल भाषा में, बोलचाल की भाषा में आसान तरीके से समझने के लिए केवल यही एक तरीका था जो मैंने आपके लिए इस्तेमाल किया है। क्या मैंने आपको बता दिया कि अभिधा, अभिधा, लक्षणा और तीसरा है व्यंजना शब्द शक्ति। यहां क्या होगा, कहें कुछ अर्थ निकले कुछ, कहें कुछ और अर्थ निकले कुछ। तो ये क्या है सर, इसका क्या तात्पर्य है, इससे क्या मतलब निकलता है सर जी? इसका ये मतलब है मेरे भाई कि कहें कुछ और अर्थ निकले कुछ, मतलब व्यंजना शब्द शक्ति में आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए आप ऑफलाइन कक्षा में बैठे हुए हैं और हम आपको चीज़ें पढ़ा रहे हैं और बातचीत चल रही है और हमारी क्लास 10 से 11 चलनी थी, लेकिन किसी कारणवश बहुत तथ्य में हम भी खो गए, आप भी खो गए, 10:15 हो गया। लेकिन लोक समाज और लोक कल्याण के हित में कोई बालक तो उठेगा जो बोलेगा कि सर 10:30 बज चुका है। हालांकि वो बेशक घड़ी का समय बता रहा है, वो कहना ये नहीं चाहता है कि 10:30 बज चुके हैं, सॉरी 11:30 बज चुके हैं। वो ये कदापि नहीं कहना चाहता कि समय 11:30 बज रहा है। वो ये कहना चाहता है कि आपका समय समाप्त हो चुका है। ये शब्द शक्ति अगर व्यक्ति सीख ले का मतलब क्या, बहुत सारे लोग बोलचाल की भाषा में इसका प्रयोग करते ही हैं और वास्तव में इसी शब्द शक्ति के माध्यम से आप समाज में अपनी एक अलग पैठ बना सकते हैं। और इसी शब्द शक्ति से व्यक्ति अपने आप को ब्यूरोक्रेट बनाता है ना, कहते हैं ना कि बहुत ब्यूरोक्रेटिक बातें करता है ना, बहुत डिप्लोमेटिक बातें करता है। ठीक है, तो डिप्लोमेसी इसी से आती है। तो भाई साहब यही डिप्लोमेसी होती है, ठीक है, जो अक्सर बोलचाल की भाषा से निकलता है। तो यहाँ पर जो है कहा कुछ गया है, लेकिन गहरे रूप में उसका अर्थ बिल्कुल अलग है और यह समझ पाने वाला ही समझ पाएगा कि अरे भैया बोल क्या दिया है इसने। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि यहाँ पर कही हुई बात को फिर से कहना। पिष्ट पेषण का मतलब क्या होता है, पिष्ट मतलब पीसना और पेषण मतलब पुनः पीसना। तो पिसे हुए को पुनः पीसना, तो पिसे हुए को पुनः पीसने के लिए पिष्ट पेषण शब्द का प्रयोग किया जाता था। उसी से निकल करके आ गया पिष्ट पेषण, मतलब कही गई बात को पुनः कहना, पिष्ट पेषण कहलाने लग गया। तो ये आपका क्या आंसर निकल करके आएगा, बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। ठीक है, बी विकल्प यहाँ पर एकदम सही निकलता है। सवाल नंबर 3 पर आ जाइए और मुझे उम्मीद है कि आप ये तथ्य सीख पा रहे होंगे। एक बार कमेंट करके बता दीजिए मजा आया, समझ में आया कि नहीं आया भाई। एक बार मुझे बता दीजिए कि हाँ सर मुझको समझ में आ गया, ये वाला मामला समझ में आ गया, ये तथ्य समझ में आ गया, तो थोड़ा सा मुझे भी अच्छा लगता है। और एक बार जरा सा शेयर वेयर की बटन दबा दिया करो भाई, तुम लोग लाइक वाइक कर दिया करो, थोड़ा अच्छा लगेगा, है ना।
बताइए भाई, सवाल नंबर 3, कालिंदी का पर्याय बता दीजिए फटाफट से। चलिए आंसर करिए दोस्त। अब यहाँ पर चारों विकल्पों की बात कर लेते हैं। देखिए, जब बात करेंगे सरस्वती की तो माँ सरस्वती के लिए माँ शारदा, माँ भगवती, इनको या कुंदेन्दु तुषार हार धवला कहते हैं, धवल वस्त्र में है ना विराजमान, है ना। और माँ भारती कहा जाता है, वाग देवी कहा जाता है, वाणी की देवी है, ज्ञान की देवी, अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती कही जाती है। ठीक है। लक्ष्मी के लिए श्री, रमा, कमला, पद्मा, ये सारे पर्याय याद रखिएगा। पद्मा। गंगा के लिए कई बार ये शब्द आ चुका है, मंदाकिनी, विष्णुपदी, देवपदी, ठीक है। तो यहां पर कालिंदी किसकी पर्याय है? यमुना की पर्याय है। तो डी फॉर दिल्ली इज द राइट आंसर। डी विकल्प यहां पर एकदम सही हो जाता है। सवाल नंबर 4 देखिएगा, कौन सा एक विकल्प सूर्य का पर्याय नहीं है? आपको बताना है जो नहीं है। अंशुमाली, अंशु मतलब होता है किरणें, है माला जिसकी, अंशुमाली यह जो है पर्याय है। दिवाकर है, सुधांशु है, आदित्य है। कौन सा नहीं है आपको ये बताना है कि इनमें से कौन एक पर्याय के रूप में नहीं है भगवान सूर्य के लिए। तो सुधांशु, आदित्य, दिवाकर और अंशुमाली 4 विकल्प हैं। फटाफट से आंसर करिएगा कि कौन सूर्य भगवान के लिए पर्याय नहीं है। मैं एक चीज मेरे मन में है, अगर ये करूं तो कैसा लाभ आप लोगों को मिलेगा जरा बताइएगा। क्या मैं एक एक दो दो पर्याय के छोटे छोटे शॉर्ट्स बना करके आप लोगों के सामने पेश करना शुरू करूं क्या? इसको आप देखेंगे, इसका आप लाभ ले पाएंगे? बताइए। तो इसके लाभ की ओर भी आगे बढ़ा जाए थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है। इसके लाभ की ओर भी, प्रेरणा की ओर आगे बढ़ा जाए ना, है ना। कौन सा एक विकल्प सूर्य का पर्याय नहीं है? टेलीग्राम पर आप लोग जुड़े हुए हैं तो वहां पर हम जो है भेजा करेंगे बना करके। चलिए अब देखिए, आदित्य, सुधांशु, दिवाकर और अंशुमाली। तो यहां पर क्या हो जाएगा? सुधांशु, चंद्रमा, शशांक, और यह सुधांशु चंद्रमा का पर्याय है। प्यारे किसका पर्याय है? चंद्रमा का पर्याय है। इसके लिए उचित पर्याय है चंद्रमा के लिए। बात समझ में आया? सवाल नंबर 5 देखिएगा, रमेश चतुराई से काम करता है। किससे काम करता है? चतुराई से। इसमें संज्ञा से बना विशेषण है, कौन सा? रमेश चतुराई काम करता। तो इसमें चतुराई से काम करता है वाक्य में संज्ञा से बना विशेषण है। तो इसमें संज्ञा से बना हुआ विशेषण कौन सा है बताइए? रमेश चतुराई से काम करता है, इसमें संज्ञा से बना विशेषण कौन सा है? अब रमेश तो संज्ञा है नहीं, सॉरी, संज्ञा से बना विशेषण पूछ रहा है। तो चतुर से चतुराई बना है ना, चतुर से चतुराई बना है। सर ये चतुर क्या है? सर जी ये तो भाववाचक संज्ञा है। ये तो आसानी से पकड़ में आ रही है कि सर ये क्या है, तो ये तो भाववाचक संज्ञा है सर। अच्छा चतुराई क्या है? ये तो सर विशेषण दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, चतुर शब्द क्या है? अरे भाई कोई व्यक्ति कितना चालाक है, कितना चतुर है, उसमें चातुर्यता के कितने गुण विद्यमान हैं, क्या यह चीज हम भाप सकते हैं? क्या बिल्कुल नहीं भाप सकते सर, संभावना ही नहीं बनती भापने की, है ना, हम नहीं भाप सकते।
ठीक है ना। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हम नहीं भाप सकते, हमें उसमें कोई ना कोई प्रत्यय लगा करके उसको विशेषण बनाना पड़ेगा। ठीक है, रमेश सर एक संज्ञा है, ये विशेषण बना ही नहीं है, और हमसे सवाल में पूछ रहा था कि क्या करना चाहिए, संज्ञा से बना विशेषण, है ना। काम क्रिया है, कर्ता सहायक क्रिया है, तो केवल एक आंसर निकल करके आ रहा है। अगर आप ज्यादा दिमाग ना भी लगा पाए तो बाकियों को छांट करके भी आप सही उत्तर तक पहुंच सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 6 नंबर देखिए, तुलना की दृष्टि से विशेषण की कितनी अवस्थाएं हैं। अरे भाई साहब, खूब बढ़िया सवाल है, कल ही मैंने इसको एक्सप्लेन किया था। रोज अगर आप क्लास करेंगे तो काफी सारे तथ्य आपको खुद समझ में आने लग जाएंगे। मैंने आपसे कहा ना कि आप 10 बजे केवल रेगुलर क्लास करिए, अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। एक विद्यार्थी ने कमेंट किया था कि सर आप लोग मैराथन केवल एग्जाम के टाइम पे क्यों लेके आते हैं, क्यों नहीं इसको पहले ही करा देते हैं, जिससे हम लोग के जीवन में कुछ कल्याण आए। तो मैंने उस बेवकूफ को इतना ही कहा कि देखो बाबू, रोज 10 बजे लाइव आता हूं, अगर तुम रोज मेहनत कर लोगे 6 महीने तो मैराथन में तो झांकने की जरूरतें नहीं पड़ेगी। इसमें दिक्कत तुम्हारे जैसे मानसिकता वालों की है जो मैराथन देखने चले जाते हैं। मैं तो कहा नहीं कि तुम आगे मैराथन देखो, मैं तो कह रहा हूं कि तुम रोज पढ़ो। रोज पढ़ते तो मैराथन की खोज ना करनी पड़ती। भाई मैराथन नामक एक चिड़िया का आविष्कार इसीलिए किया गया कि आप जैसी मानसिकताएं हैं जो सोचती हैं कि 2 दिन पढ़ के सिलेक्शन हो जाता है, तो हमको करना पड़ा। आप मत करिए, आप रोज पढ़िए, देखिए। हम खुद नहीं चाहते कोई मैराथन किया जाए, क्यों करेंगे भाई। 6 घंटे हमारा, हम कुत्ता काटा 6 घंटे लगातार चिल्लाएंगे। 11 घंटा 12 घंटा हम लोगों ने क्लास लिया है, लगातार लाइव पढ़ा हुआ है क्लास। सोच नहीं सकता कोई, आपको अभी आधा घंटा खड़ा कर दिया जाए बोलने के लिए तो आप कुत्ते की तरह ऐसे जीभ निकाल के हाँफने लग जाएंगे। होता क्या है कि ऑनलाइन मार्केट है, कोई भी कुछ भी कमेंट कर दे रहा है, कुछ भी लिख दे रहा है, कोई सम्मान की भावना नहीं, कोई सरोकार की भावना नहीं, कुछ भी उठ के लिख देना है। लग रहा है जैसे अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड से मैसेज में चैटी आते हैं वैसे लिख देते हैं एकदम से। तुमको समझ में नहीं आता है, क्या बोल रहे हो, कुछ भी। ये समाज हो चुका है हमारा। और जब मैं देखता हूं कि ये पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा सर शर्म से झुक जाता है। हे भगवान, कहां आयोग गर्त में लेके जाएंगे ये लोग, है ना। फिर मुझे पता चलता है कि इनका तो होने ही नहीं वाला है। इसलिए पहले आप मनुष्य बनिए, कुछ भी करने से पहले आप मनुष्य बनिए, एक अच्छा इंसान बनिए, साफ हृदय के व्यक्ति बनिए, मेहनती व्यक्ति बनिए। क्या बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, किसी बात को कैसे प्रमाणित करना है, कैसे तर्क से अपनी बात रखनी है, उसको रखने का सलीका सीखिए। कई बार गलती होती है, बच्चे बहुत सलीके से बताते हैं सर ये चीज ऐसे हो जाता है क्या, मतलब हमने कहीं पढ़ा था और ये चीज ऐसे है, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देंगे क्या। तो बहुत अच्छा लगता है कि हाँ यार एक बार इसको एक्सप्लेन करेंगे, जरूर समझो कि ये चीज ऐसे होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। लेकिन भाई साहब ने अलग ही ज्ञान दिया हुआ। तो ये ज्ञान देने वाली काल्पनिक कपोल, काल्पनिक विद्यार्थियों की एक रीढ़ होती है, सब पाए जाते हैं हर 2-4 कदम पे। तो तुलना की दृष्टि से विशेषण की कितनी अवस्थाएं होती है प्यारे, तो रोज करोगे तो मैंने बताया 3 होती हैं। कौन कौन सी होती है इसमें, देखो 3 तो है विकल्प में, तो 3 तो आपने कर दिया होगा, सोचा नहीं होगा कि 3 होती है, कौन कौन सी आना। मूलावस्था, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। कल ही इसको कायदे से एकदम एक्सप्लेन किए थे कल वाली क्लास में, है ना, याद आ रहा है। प्लस जब चैप्टर वाइज पढ़ाया था तब तो किया ही किया था। आ जाओ प्यारे, 7 नंबर, साहित्यिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। साहित्यिक शब्द में प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है, जल्दी से बता दीजिए कि साहित्यिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। साहित्यिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, साहित्यिक।
देखो प्यारे, साहित्य में आप भी देख पा रहे होगे कि इक प्रत्यय के लगने से साहित्यिक शब्द का निर्माण हुआ है। साहित्य में इक प्रत्यय के लगने से साहित्यिक शब्द का निर्माण हुआ है। क्या? साहित्य में इक प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा? इक प्रत्यय। 8 नंबर देखिए, कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? भंडार, कुक्कुर, घर और कंगन। तद्भव और तत्सम की एक कल्पना है, जरा सा इसको भी समझिएगा क्या व्यवस्था है। तत्सम शब्द की जब हम बात करते हैं तो इसको ऐसे समझना है कि ये तत् धन तम से मिलकर के बना हुआ है। इसका क्या मतलब हुआ? तत् का मतलब होता है उसके, सम का मतलब होता है समान, उसके समान। यानी संस्कृत भाषा के शब्दों को यदि हिंदी में हूबहू इस्तेमाल किया जाए तो उसको तत्सम कहते हैं। क्या होता है? तत्सम कहते हैं। तो ये हो जाएगा आपका तद्भव, तत्धन भाव, यानी उससे लिया हुआ। यानी संस्कृत भाषा के शब्दों के अलावा संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और औहट से लेकर के हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को हम तद्भव शब्द की संज्ञा देते हैं। अब यहां पर देखिए, बाकियों के भी उत्तर हमको समझने होते हैं ना। तो जैसे भंडार की अगर मैं बात करूं तो भंडार का हो जाएगा भांडागार। कुक्कुर का कुत्ता, है ना। हाँ, गांव में अक्सर बोलचाल की भाषा में हम लोग कुकुर कह देते थे और उसका मजाक उड़ाते थे, है ना। गृह का घर हो जाएगा, और री की मात्रा लगी है तो ये तत्सम है, 100% याद रखिएगा। कंगन का कंकण हो जाएगा, कंकण का कंकन, कंगन, कंकण। अच्छा, अब यहां पर आपने ये चारों सुना, यहां पर क्या हो जाएगा? तद्भव पूछ रहा था, तद्भव नहीं है पूछ रहा था, तत्सम है। तो कुक्कुर तत्सम है, कुत्ता इसका तद्भव रूप है ना। ये तत्सम शब्द है। सुनकर के आश्चर्य लगा होगा ना, शौक लगा होगा, लेकिन यही तत्सम है सर वास्तव में। 9 नंबर, शीश का तत्सम रूप क्या होगा? शीश का तत्सम रूप क्या होगा? शीशा, शीर्ष, सिरा और शीर्षक। जल्दी से बताइए, शीश का तत्सम रूप क्या होगा? तो शीर्ष का तत्सम हो जाएगा प्यारे शीर्ष। बाकी सारे विकल्प गलत हैं, किसी काम के नहीं। अगला देखिए, साखी का मूल तत्सम शब्द क्या है? शिक्षा, साक्षी, सखी या कोई नहीं। कबीर की रचना है साखी शब्द रामायणी। अब जरा बताइए, साखी का मूल तत्सम शब्द क्या हो? देखिए, सीख के लिए तो शिक्षा इस्तेमाल होता है। अब सीख लिखा कैसे जाएगा? फटाफट से कमेंट चलना चाहिए कि कैसे लिखा हुआ सीख सही है। ABCD फटाफट से बताइएगा। सेल्फ मेड क्वेश्चन, सीख कैसे लिखी जानी चाहिए? और सीख का हो जाएगा शिक्षा। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि भाई ये कहानी सुनने के बाद आपको क्या सीख मिली, मतलब क्या शिक्षा मिली। तो सीख के लिए शिक्षा। बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। और यहां पर साखी के लिए साक्षी का प्रयोग किया जाएगा, दैट इज बी। बी इज द राइट आंसर। क्लियर? कौन सा एक विकल्प सुमेलित नहीं है? बताइए, 4 विकल्प है।
कौन सा एक विकल्प सुमेलित नहीं? बहुत शानदार प्रश्न है, आंसर करिए। कौन सा एक विकल्प सुमेलित नहीं? 11 नंबर सवाल, फटाफट से उत्तर करिए। आइए, आंसर आ चुका होगा, मुझे उम्मीद है कि आप लोग उत्तर दे चुके होंगे अब, है ना। कमेंट कर दिया आप लोगों ने बढ़िया से। अब जरा समझिए कौन सा एक विकल्प सही नहीं है। तो यहाँ कह रहे अतल का बीतल ठीक है, अनायक के एक के ठीक है, अकंटक कंटकित, जरा ये इसको समझिएगा। अकंटक कंटकित ठीक है, कंटकित मतलब होता है कांटों से भरा हुआ, अंगीकरण का अनंगीकरण हो जाएगा। अब जरा इसको तोड़ लीजिए ना, इसको बना लीजिए, कैसे बनेगा? अनधन अंगीकरण, अनधन अंगीकरण, क्या हो जाएगा? अनंगीकरण। ठीक है, अंतर्द्वंद का हो जाएगा बहिर्द्वंद, बहिर्द्वंद। ये थोड़ा सा टाइपिंग का एरर है, ऐसे लिखा जाना चाहिए। ठीक है, हमेशा देखिए ये शुद्ध शब्द अगर आपसे पूछे द्वंद्व, ये शुद्ध है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ये चलेगा, ये भी सही है, ये भी सही है, ये नहीं सही है, ये गलत है। क्या गलती दिखी, समझ में आ रहा है? यहां से गलती देखिए, पकड़िए, दिख जाएगा। द्वंद्व होता है, द्व द में भी हुआ और फिर अगले द में भी हुआ, द्वंद्व, ये सही है, बाकी गलत है। अब आधे ना की जगह आप बिंदी लगा सकते हैं, पंचमाक्षर का नियम लगता है, मैं कई बार इसकी चर्चा कर चुका हूं, बता चुका हूं, इस पर हमारी बातचीत हो चुकी है। ठीक है, अंतर्द्वंद, अंतर्द्वंद। ठीक है, एक बिंदी यहां लगा दीजिए, आधा ना दोनों जगह पे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, समझ गए कि नहीं? क्लियर है? अंतर द्वंद्व, अरे अरे अरे, बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई थी। अंतर्द्वंद, जहां पे उड़ंकू र का उच्चारण होता है उसके ठीक बाद वाले पे लगता है। अक्सर ये ब्लंडर होता है हम लोगों से, इसलिए इस पर ध्यान रखिएगा। जैसे आशीर्वाद अभी आया था इस बार के आरओ में, और इस बार क्या आया था जाने कितनी बार, रिपीटेड क्वेश्चन है, बच्चों वाला सवाल है, जाने कितनी बार आया था। लेकिन जानते हुए भी अगर एक छोटी सी चीज की भूल हम करते हैं तो परीक्षा में उसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ता है। दोस्त, कौन सा एक विकल्प विलोम की दृष्टि से सही सुमेलित है? बताइए। अथाह, अनुग्रह, अनुभवी, अनुदायी, छिछला, उदार, अनुनमत और अनुभूत। बताइए, 12 नंबर सवाल। फटाफट से बताइए भाई।
कल से आप लोगों के लिए मैं क्वेश्चन का पैटर्न बदल रहा हूं और सोमवार से जो आप लोगों को क्लासेज मिलेंगी उसका पैटर्न और तरीके दोनों नए मिलेंगे। सवाल पर थोड़ा सा अलग लेवल का काम करने की कोशिश कर रहे हैं और इस पर मैं रविवार तक काम कर लूँगा, है ना। कुछ नई चीज़ों पे काम कर रहे हैं और ये चीज़ें आपको दिखने लग जाएंगी सोमवार के पेपर से। चलिए, आइए भाई, बहुत अच्छे। तो आपका आंसर आ गया। तो यहां पर क्या करना था, विलोम देखना था, अथाह का छिछला और सही सुमेलित करना था, अथाह के लिए छिछला। आइए मैं बाकी बता देता हूं। अनुदायी अनुभूत, अनुभूत का अननुभूत, अनधन अनुभूत कर दीजिए। अननुभूत बन जाएगा। उन्मत्त का बन जाएगा अनुन्मत्त। उदार का बन जाएगा कठोर। ठीक है। अथाह यहां पर गलत टाइप हो गया है, ये उथला का छिछला होना चाहिए, उथला का छिछला। एक मिनट रुकिए, चेक कर लेते हैं जरा सा। उथला का छिछला हो जाएगा। छिछला का अर्थ होता है गहरा। जैसे कह दिया जाए उथला विचार, उथले भाव, यानी गहरे विचार गहरे भाव। ये गलत टाइप हुआ है या तो गलत सवाल बन गया है, कुछ दिक्कत है इसमें, इसको हटा करके रिप्लेस करके ठीक कर लीजिएगा। अनुग्रह के लिए क्या विलोम चुनना चाहिए, तो अनुग्रह के लिए क्या हो जाएगा, विग्रह। अनुग्रह के लिए विग्रह। और अनुभवी के लिए अनुभवहीन कह सकते हैं, अनुभवहीन कह सकते हैं। अनुदायी का क्या हो जाएगा प्यारे, अनुदायी नहीं, ये अनुयायी है, टाइपिंग एरर है ये। क्या करूं मैं इन दोनों का। अनुयायी है, अनुयायी के लिए हो जाएगा विरोधी। समझ गए। चलिए, तो ये आपका आंसर निकल करके आ गया। क्या निकल करके आ गया, हालांकि ये तो क्वेश्चन ही गलत था, लेकिन फिलहाल के लिए ए सही कर लीजिए टाइपिंग एरर मान करके। अब एक सवाल मैं आपको देता हूं होमवर्क के फॉर्मेट में। ये है आपका होमवर्क, इसको सॉल्व करिए। गृह कार्य है आप लोगों के लिए और इस गृह कार्य का आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है और बताना है कि क्लास कैसी लगी। अपने प्यारे से 2 शब्द जरूर लिखिएगा और आप लोगों के लिए सोमवार से एक इसी क्लास के क्वेश्चन के पैटर्न में मैं कुछ परिवर्तन करके आप लोगों के सामने अपनी उपस्थिति दर्ज कराऊंगा। जब नया पैटर्न होगा तो आप देखिएगा, आपको एक अलग प्रकार का लुक दिखाई पड़ेगा वहां पे। हाँ तो भाई, आज से आप लोगों के लिए शुरू हो रही है 60% ऑफर सेल, यानी कि आप हमारे आरंभ बैच, अभ्युदय बैच और ROARO, BEO और UPPCS के प्रीलिम्स के कोर्सेज और टेस्ट सीरीज पर पाने वाले हैं 60% का डिस्काउंट। यानी अब पैसे बाधा नहीं बनेंगे आपके इस फाइनल सिलेक्शन में
किसी भी कारण से, क्योंकि स्टडी आईक्यू परिवार का मानसून सेल लाइव हो चुका है और ये मानसून सेल में आपको मिल रहा है 60% का पूरा पूरा डिस्काउंट, जिसमें आपको कोड यूज करना है वीके लाइव। क्या कोड यूज करना है दोस्त? तो आपको कोड यूज करना है वीके लाइव, और वीके लाइव कोड यूज करने से आपको मिलेगा 60% का मैक्सिमम डिस्काउंट। इस मैक्सिमम डिस्काउंट का लाभ लेने के लिए आपको हमारा ये कोड लगाना है और मैक्सिमम डिस्काउंट लेना है सभी बैचेस पर। उत्तर प्रदेश पीएससी का हमारा आरंभ बैच, प्री, मेंस और इंटरव्यू का फाउंडेशन बैच, जुलाई बैच लाइव है। आप हमारी कौन कौन सी बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं मैं आपको बता दूं। देखिए, एक तो इंग्लिश मीडियम के लिए हमारे पास आरंभ बैच है और हिंदी मीडियम के लिए हमारे पास अभ्युदय बैच है। देखिए, अभ्युदय बैच जो है हमारी वो 25 जून से शुरू हुई है, 25 जून से शुरू हुई है। ठीक है, नई बैच है, हिस्ट्री से बैच को शुरू किया गया है, हिस्ट्री से बैच को शुरू किया गया है। आरंभ बैच की अगर बात करें तो ये 6 जुलाई से प्रारंभ हुआ है, 6 जुलाई से प्रारंभ हुआ है, इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं, इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं वो आरंभ बैच, और जो हिंदी माध्यम के, प्योर हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं वो अभ्युदय बैच ज्वाइन करेंगे। ठीक है, इन बैचेस में दोनों में ही आपको प्लेटिनम की सुविधा मिलती है, जिसमें 20 बुक्स का बंडल आपको मिल जाता है, 20 बुक्स आपको मिल जाती हैं। ये 20 बुक्स आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होती हैं, क्योंकि ये यूपी पीसीएस के कंप्लीट सिलेबस पर डिपेंडेंट होती हैं, और जो हमारे पीवाईक्यूज हैं पिछले 5-7 सालों को, उनको एनालिसिस करते हुए इसका कंटेंट डिजाइन किया गया है, जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छी हैं। और इसको हम एनसीईआरटी बेस्ड बनाए हैं, ताकि बच्चों को अलग से एनसीईआरटी ना पढ़ना पड़े। एनसीईआरटी के वे तथ्य जो हमारे सिलेबस से बैरी करते हैं, एकदम रिलाई करते हैं, उनको हम लोगों ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। साथ में इस बात का भी ध्यान दिया है कि इनका जो भाषा हो वो आंसर राइटिंग फॉर्मेशन में होना चाहिए, ताकि बच्चों को इसको पढ़ने के बाद उत्तर लेखन में किसी प्रकार की जो समस्या है वो ना हो। और हम आपको एक एनसीईआरटी बैच प्रदान कर देते हैं, जिससे कि आपकी एनसीईआरटी यानी बेस मजबूत हो जाए, बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाए। हम आपको 5100 का एमसीक्यू प्रदान कर देते हैं। ये एमसीक्यू आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व कर देता है, ताकि आप किसी भी कंटेंट को पढ़ें तो उसके कॉन्टेक्स्ट की ठीक समझ आपके पास हो। साथ ही साथ में अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर हम आपको मेंटोरशिप प्रदान करते हैं। मेंटोरशिप आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित होती है। 4-5 लोगों की टीम होती है जो आपकी हर प्रॉब्लम रिजॉल्व करती है। जैसे कि कंटेंट में अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो दूर करेंगे, किसी प्रकार की क्वेरी या क्वेश्चन है तो वो दूर करेंगे। ठीक है, Q&A सेशन करवाते हैं, किसी प्रकार का कोई डाउट है तो उसको रिजॉल्व करेंगे। 24/7 आपके लिए हमेशा अवेलेबल होते हैं। ये टीम हमारी मेंटोरशिप का काम होता है। साथ ही साथ आपको हम जो भी लाइव बैच में पढ़ाते हैं, ये लाइव बैच में यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग भी सिखाया जाता है सब्जेक्ट वाइज, ताकि आपका जो डाउट हो आप वहीं पर क्लियर कर लीजिए। लास्ट के 10 मिनट का टाइम दिया जाता है, और ये कॉपी भी आपकी चेक होती है, तो चेक होने के बाद आपको इसकी टिप्पणी करके दी जाती है। और ये बैच की जो वैलिडिटी है वो पूरे 4 इयर्स तक होती है। बैच हम लोग पढ़ाना शुरू करते हैं तो 10 महीने तक में बैच खत्म कर देते हैं। 10 महीने से 1 साल के बीच में, 10 से 12 महीने में बैच तो खत्म हो जाती है, लेकिन ये जो सुविधा है, ये सब सारी सुविधाएं आपको 1 साल तक मिलती रहती हैं। एक हम सेम आरंभ अथवा अभ्युदय आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में दे देंगे, ताकि अगर आपको एक्स्ट्रा चीजें भी पढ़ने की इच्छा हो तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ हम ये कोशिश करते हैं कि हम आपको हर महीने की करंट अफेयर कराते रहें अलग से, और उसका सब्जेक्ट से रिलेशन भी समझाते रहते हैं। तो ये पूरी सुविधा वन स्टॉप सॉल्यूशन। साथ में अगर आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता है तो आपका पूरा पैसा वापस, जिसको कहते हैं कि पूरा पैसा वापस आपका कर देना, तो ये हमारी पूरी जिम्मेदारी होती है, ताकि हम आपका पूरा पैसा वापस कर दें। क्योंकि इससे अगर आप ये मादा रखते हैं, आप ये गारंटी लेते हैं कि सर मैं पढ़ने में बहुत अच्छा हूं, तो आइए इस बैच को ज्वाइन करिए। आपका पैसा कहाँ लग रहा है, आप 1 साल के भीतर ये पूरा पैसा हमसे वापस ले लीजिए, और अपना मेंस और इंटरव्यू फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। आपका मेंस हम फ्री में कराएंगे, इंटरव्यू आपका फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे। इन बैचेस को परचेज करने के लिए आपको क्या करना है, देखिए आपको जाना है गूगल पर, और आप जब गूगल पे जाएंगे तो गूगल पे जाकर के लिखेंगे स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू पे जाने के बाद आप यहाँ से जाएंगे और बेस्ट ऑनलाइन कोर्स पर माफी चाहेंगे, बेस्ट ऑनलाइन कोर्स पे जाएंगे, स्टेट पीएससी पर जाएंगे। स्टेट पीएससी पर जाने के बाद उत्तर प्रदेश पर जाएंगे। हमारा आरंभ बैच, हमारा अभ्युदय बैच, आलेखन बैच जो कि आंसर राइटिंग का बैच है, आरओ का बैच है, प्रीलिम्स का बैच है और टेस्ट सीरीज है, इन सब पर 60% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अप टू 60% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। और इसके लिए आपको क्या करना है, तो वीके लाइव कोड लगा करके
60% का डिस्काउंट है। किस पर? तो वीके लाइव कोड लगाने पर। वीके लाइव कोड पर आपको 60% का डिस्काउंट मिल जाएगा। या तो आप मेरी टीम 9289996923 89996923 इस नंबर पर कॉल करिए, मेरी टीम से मेरा नाम बताकर डायरेक्ट बात करिए। मेरी टीम आपको पूरी तरह से गाइड करेगी, आपको बताएगी कि बैच कैसे परचेज करना है। इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार के डिस्काउंट या किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप मेरी टीम से मेरा नाम बता करके ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए राम राम, दुआ सलाम। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं सोमवार को, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंदी, नमस्कार।